दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैनिक अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से पता लगा सकते हैं कि किसी को पैनिक अटैक पड़ रहा है, पैनिक अटैक के कॉज क्या होते हैं, रीजंस क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, मतलब किसको किसको पैनिक अटैक पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को पैनिक अटैक पड़ रहा हो दोस्तों, तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, पैनिक अटैक के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और साथ ही साथ पैनिक अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत सारा काम किया है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पैनिक अटैक के बारे में। पैनिक अटैक एक सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है और सोसाइटी में बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल अचानक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर आती है अंदर, घबराहट बहुत तेज़ बढ़ जाती है जिसकी वजह से बॉडी में रिएक्शंस आते हैं। किसी किसी को चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, पूरी बॉडी शेक करना मतलब कांपना स्टार्ट हो जाती है, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है और अपने आप से कंट्रोल ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि शायद डेथ होने वाली है या कि शायद हार्ट अटैक पड़ने वाला है। पेशेंट बिल्कुल पैनिक में आ जाता है, इसलिए इसे पैनिक अटैक कहते हैं। दोस्तों पैनिक अटैक के बारे में तो मैंने आपको बताया। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर का मतलब है अगर आपको 2 बार पैनिक अटैक पड़ चुका है और आप लगातार वरी करते हैं, लगातार इस चिंता में रहते हैं कि आपको फिर से पैनिक अटैक तो नहीं पड़ जाएगा, या आप अपना बिहेवियर मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आपको फिर से पैनिक अटैक ना पड़े। अगर ये सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब आपको पैनिक डिसऑर्डर है। पैनिक डिसऑर्डर एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा कि पैनिक अटैक बिल्कुल नॉर्मल सी एनवायरमेंटल कंडीशंस में हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आपके पास बहुत कुछ थ्रेटनिंग का माहौल हो या कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा हो तभी हो। नॉर्मल अगर एक थर्ड पर्सन के आउटलुक से देखूँ तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी और उस सिचुएशन के लिए जो रिएक्शन आएगा वो बिल्कुल पैनिक रिएक्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज़ आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, हो सकता है आपके घर के किसी मेंबर को इस बात से पैनिक अटैक पड़ जाए, या सपोज़ कि किसी का रिजल्ट आने वाला है तो घर के किसी मेंबर को इस चीज़ को एंटिसिपेट करके पैनिक अटैक पड़ जाए, या सपोज़ कि कोई मार्केट जा रहा है, मार्केट में 2 लोगों के बीच की कुछ बात सुन ली, अपने आप से रिलेट कर लिया और पैनिक अटैक हो गया। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑर्डिनरी सिचुएशन से कुछ रिलेट करके और अपने आप हो जाता है ऐसा। दोस्तों हम बात करते हैं कि पैनिक अटैक होने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं, किसको ज़्यादा होते हैं। तो पैनिक अटैक किसी को भी पड़ सकता है, बच्चों को, टीनेजर्स को, यंग एडल्ट्स को, मिडिल एज लोगों को या ओल्ड लोगों को। ऐसा कुछ ये नहीं है कि इस एज वालों को नहीं पड़ सकता। हाँ, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं किन में? यंग एडल्ट्स में, राइट। और आप ये समझ लीजिए कि लगभग 50% लोगों को पैनिक अटैक जो है वो पहला 24 साल की उम्र के पहले पड़ चुका होता है। जिन लोगों में भी ये कंडीशन डेवलप होनी होती है तो लगभग आधे लोगों को 24 साल की उम्र के पहले ही पहला पैनिक अटैक पड़ गया होता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि महिलाओं में पैनिक अटैक होने की चांसेस पुरुषों के बजाय 2 गुना ज़्यादा होती है, 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। दोस्तों हम ये तो समझते हैं कि पैनिक अटैक होने के चांसेस कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं, सब में एक बराबर नहीं होते। तो किन लोगों के अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है पैनिक अटैक होने का? सबसे पहली चीज़, जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर के, मतलब जिनकी फैमिली में डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई साइकोटिक डिसऑर्डर, इस तरह की कंडीशन अगर पहले कभी रही है या अभी भी है, सपोज़ पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को या पेरेंट्स के भी पेरेंट्स को या किसी को, तो चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं कि पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर की कंडीशन पैदा हो सकती है। साथ ही दोस्तों जिन लोगों को खुद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं कुछ, जैसे किसी को अगर एंग्जाइटी है या किसी को अगर डिप्रेशन है, तो ऐसे लोगों में भी पैनिक अटैक होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों जिनके लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं पैनिक अटैक होने की चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। और जिन लोगों के अंदर सब्सटेंस अब्यूज़ प्रॉब्लम है, मतलब जो लोग कुछ सपोज़ ड्रग्स का सेवन करते हैं या कि स्मोकिंग करते हैं या कि अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं या इस तरह के कुछ है, तो उनके अंदर भी पैनिक अटैक होने के या पैनिक डिसऑर्डर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दोस्तों जो लोग थोड़ा सा नेगेटिविटी में ज़्यादा रहते हैं, मतलब कि नेगेटिव इमोशंस को ही माइंड में ज़्यादा रखते हैं और बहुत जल्दी पॉजिटिव माइंडसेट नहीं ले पाते अपना, उनके अंदर भी चांसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं कि पैनिक अटैक पड़ सकता है या पैनिक डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। दोस्तों पैनिक अटैक कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पैनिक अटैक सिर्फ किसी सिचुएशन में किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल या किसी खास एनवायरनमेंट में आता है। पैनिक अटैक तब भी आ सकता है जब आप सो रहे हो, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आने की फीलिंग आती है, मतलब आपने सोचा भी नहीं था या किसी ने सोचा भी नहीं था और उस टाइम पे अचानक से ऐसा लगा कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया है। ऐसा लगा अपनी बॉडी बिल्कुल अपने कंट्रोल से बाहर है, हार्ट अटैक पड़ रहा है या अपनी जान जा रही है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर, थॉट्स कंट्रोल के बाहर, अपने हाथ पैर सब कुछ कंट्रोल के बाहर। तो ये कभी भी पड़ सकता है।
कई बार क्या होता है कि किसी को पैनिक अटैक पड़ रहा होता है या उसे ऐसा लग रहा होता है मुझे ऐसा कुछ होने वाला है, तो उस टाइम वो अल्कोहल या कुछ ऐसे ड्रग्स का सेवन कर लेते हैं। इससे तो वो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोस्तों ये भी देखा गया है कि पैनिक अटैक कई बार कुछ मेडिसिन लेने के बाद पड़ जाता है, जैसे कि अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट चल रही है या कि कुछ भी माइंड ऑल्टरिंग ड्रग्स, मतलब ऐसी दवाएं जिनका कि यूसेज कोई इंसान स्टिमुलेशन के लिए कर रहा है, अपना माइंड की रियलिटी को बेंड करने के लिए कर रहा है, तो वहाँ पे भी पैनिक अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली पैनिक अटैक किस किस कंडीशन में फ्रेंड्स पड़ता है? स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रेडिस्पोजिशन इंक्रीज़ करती हैं पैनिक अटैक होने के लिए, जैसे कि सपोज़ आपकी जॉब चली गई, या सपोज़ फैमिली में किसी की डेथ हो गई, फ्रेंड्स में किसी कोई बीमार पड़ गया ज़्यादा, या किसी की डेथ हो गई, आपकी फ्रेंडशिप छूट गई, कोई रिलेशनशिप टूट गई, आपके किसी पेट का कुछ हेल्थ इशू हो गया। तो दोस्तों इस तरह की जो कंडीशन है उसमें पैनिक अटैक होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। दोस्तों पैनिक अटैक पड़ने की संभावना तब भी बढ़ जाती है जबकि किसी बेबी की बर्थ होती है, तो मदर को या फादर को भी फॉर दैट मैटर, अगर आपको कोई इलनेस हो जाए, कोई बीमारी हो जाए अचानक से, या कोई इंजरी लग जाए कुछ, या फैमिली से सेपरेशन हो जाए, तो इस तरह की कंडीशंस में जो थोड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, जो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड से इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में, अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो पैनिक अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि पैनिक अटैक तब नहीं हो सकते जब आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तब भी हो सकते हैं। दोस्तों पैनिक अटैक के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, किस किस तरह के लक्षण पेशेंट को महसूस हो सकते हैं या उसके आसपास वाले फील कर सकते हैं कि पेशेंट में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अपने आप से कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाना, बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल ही ख़त्म हो जाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ऐसा लगना कि जैसे डेथ हो जाएगी, ऐसा लगना कि बिल्कुल हार्ट अटैक पड़ रहा है, चेस्ट में पेन होना, चोकिंग सेंसेशन होना, मतलब ब्रेथलेसनेस हो जाना, सांस लेने की दिक्कत हो जाना, पूरी बॉडी का कांपने लगना, शेकिंग जिसे कहते हैं, शेकिंग हो जाना, एक फियर आ जाना अंदर से कि पूरा कंट्रोल ही मैं लूज़ कर रहा हूँ या लूज़ कर रही हूँ। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इंटेंस टेरर की फीलिंग होना, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगना, अब ये नहीं पता कि किस चीज़ से डर लग रहा है, बस एक अंदर डर की फीलिंग बहुत प्रोफाउंड हो जाती है। साथ ही नौजिया होना, नौजिया मतलब कि जी मिचलाना, वोमिट आने की सेंसेशन होना, पैल्पिटेशंस होना, मतलब दिल की धड़कन महसूस होना, टैकीकार्डिया होना, मतलब कि दिल की धड़कन का बहुत तेज़ तेज़ चलना, ठक 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 इस तरह से। साथ ही साथ टिंगलिंग या नम्बनेस हो जाना फिंगर्स का या टोज़ का, मतलब जो आपके हाथ की या पैर की उंगलियां हैं उनमें सुन्नपन हो जाना या उनके अंदर चींटियाँ चलना, इस तरह की कंडीशन होना। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये पैनिक डिसऑर्डर में हो सकते हैं, पैनिक अटैक में पड़ सकते हैं। दोस्तों पैनिक अटैक नॉर्मली कम टाइम के लिए होता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आती है लेकिन कम टाइम के लिए होता है, नॉर्मली 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। बट ऐसा कोई रिटन रूल भी नहीं है, ये लिंगर ऑन अगर हो तो फिर लंबा भी चल सकता है, घंटों भी चल सकता है। और बहुत बार पैनिक अटैक के पेशेंट्स हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं, उनके फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव्स उन्हें लेकर के आ जाते हैं कि देखो इसे क्या हो रहा है, शायद इसे हार्ट अटैक पड़ रहा है, शायद इसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मोस्टली सारे पेशेंट्स पैनिक अटैक को इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि जब मुझे पैनिक अटैक हुआ था तो उस टाइम मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। उन्हें लगता है कि वो एनवायरनमेंट ट्रिगर है या वो पर्सन जिसके साथ थे उस टाइम पे वो पर्सन ट्रिगर है। तो सपोज़ किसी को क्लासरूम के अंदर पैनिक अटैक पड़ा हो पहली बार, या किसी मीटिंग में पड़ा हो, या किसी शॉपिंग मॉल में पड़ा हो, या ट्रैफिक लाइट्स के पास पड़ा हो सड़क क्रॉस करते हुए, तो उस टाइम पे वो इंसान सोचेगा कि मैं अब फ्यूचर में ऐसी जगह को पूरी तरह से अवॉइड करूँगा ताकि मुझे फिर से पैनिक अटैक ना पड़े। लेकिन दोस्तों मोस्टली ये एसोसिएशन जो है ये फॉल्स होता है। तो इस फीलिंग की वजह से क्या होता है कि वो जो भी विक्टिम है, जो इंसान है, जो पेशेंट है जिसको पैनिक अटैक पड़ा है, वो नॉर्मली अगर पब्लिक प्लेस में पड़ा है तो वो घर छोड़ के बाहर जाना ही नहीं चाहता। इस कंडीशन को फिर एगोराफोबिया कहते हैं। ये कंडीशन डेवलप होती है पैनिक अटैक के ज़्यादातर पेशेंट्स में, अगर उन्हें पब्लिक प्लेस पे पैनिक अटैक पड़ा है, कि वो घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते, वो पब्लिक प्लेस में बिल्कुल नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जाएंगे तो उन्हें फिर से पैनिक अटैक पड़ेगा। दोस्तों साइंस में काफ़ी रिसर्च होती है और पैनिक अटैक के पीछे ब्रेन का कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, इस बारे में भी काफ़ी तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, काफ़ी रिसर्च हो रही है। अभी कुछ बहुत सॉलिड कन्विक्शन वाली चीज़ तो नहीं सामने आई है, लेकिन हाँ फिर भी ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम होता है एमिगडाला। एमिगडाला में क्या होता है कि फियर रिलेटेड सारे इमोशंस की प्रोसेसिंग होती है, एंग्जाइटी रिलेटेड चीज़ों की। तो ऐसा माना जाता है कि एमिगडाला के अंदर कुछ तो इशू होता है, जो भी नर्व्स के सर्किट है उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि फियर की प्रोसेसिंग नॉर्मल के बजाय अब नॉर्मल हो जाती है। तो सीमिंगली नॉर्मल कंडीशंस में भी कुछ ऐसा होता है कि एमिगडाला जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और फियर की प्रोसेसिंग करने लगता है और इंसान को बहुत इंटेंस टेरर की फीलिंग आ जाती है, बहुत अचानक से बहुत ओवरवेलमिंग डर लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल ही अपने आप से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पैनिक अटैक की डायग्नोसिस डॉक्टर्स कैसे करते हैं। वेल पैनिक अटैक के जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम थोड़े थोड़े हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स भी अब डॉक्टर्स को लग सकता है कि हैं, थोड़े से चेस्ट वाले सिम्टम्स भी होते हैं इसमें, थोड़े थायराइड वाले सिम्टम्स भी हैं इसमें। तो
डॉक्टर्स क्या करते हैं जब कभी इस तरह का पेशेंट आता है, तो पहले तो हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं कि हुआ क्या था, फिर टेस्ट कर लेते हैं ये रूल आउट करने के लिए कि कुछ हार्ट वाला कॉज तो नहीं है, कुछ चेस्ट वाला कॉज तो नहीं है, कुछ थायराइड वाला कॉज तो नहीं है, कुछ नर्वस सिस्टम वाला कॉज तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जब नेगेटिव आ जाती हैं तो फिर डायग्नोसिस बनती है मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से कि इनको पैनिक अटैक पड़ा था शायद। और पैनिक अटैक की डायग्नोसिस होने में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पैनिक अटैक एक से ज़्यादा बार पड़ा हो और आप ऑब्सेस रहते हो इस ख्याल से कि मुझे फिर से पैनिक अटैक तो नहीं पड़ जाएगा। आप कांस्टेंट वरी करते हो इस चीज़ की कि पैनिक अटैक मुझे फिर से तो नहीं पड़ जाएगा। इनफैक्ट आप मन में सोचते रहते हैं कि मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँ, इस कंडीशन को अवॉइड करूँ ताकि मुझे पैनिक अटैक ना पड़े। तो अगर ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम है आपके अंदर और बाकी सारी की सारी आपके ऑर्गन्स की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आ रही हैं, तो आपको पैनिक अटैक की डायग्नोसिस बन जाती है। दोस्तों, पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, कैसे किया जाता है। तो पैनिक अटैक में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी पैनिक अटैक वाले पेशेंट के साथ में इंसान है, फैमिली या फ्रेंड्स या कोई भी इंसान, उसे पैनिक नहीं करना है, उसे अपने कंट्रोल में रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। बाकी दोस्तों, जहाँ तक ऐसे पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात है तो मेडिसिन भी दी जाती हैं और साथ में थेरेपी भी प्रिस्क्राइब होती है। थेरेपी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक तरह की टॉक थेरेपी है। इस थेरेपी में क्या होता है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो पेशेंट के साथ में बात करेगा और बात करके कई सारे सेशंस में ये स्प्रेड होती है। बात करके कुछ ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो कुछ सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, ताकि वो ट्रिगर्स जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो फिर उन पे वर्क किया जाता है ताकि पेशेंट अपना बिहेवियर, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी रिएक्शंस को चेंज कर सके और पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन ना आए। साथ ही साथ दोस्तों, जो मेडिसिन्स होती हैं वो बेसिकली 2 ग्रुप की होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स भी दी जाती हैं पैनिक अटैक में और एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। मतलब डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं और एंग्जाइटी ख़त्म करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं। जिस पेशेंट का प्रोफाइल जिस तरह का है, जिस पेशेंट के सिम्टम जिस तरह के हैं, उसको उस तरह की मेडिसिन्स दी जाती हैं। दोस्तों, पैनिक अटैक के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात अपने मन में, अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि पैनिक अटैक हाईली ट्रीटेबल हैं। क्या होता है, लोग एम्बैरेसमेंट में कई बार मेडिकल हेल्प नहीं लेते। उन्हें लगता है कि मैं अपने सिम्टम्स कैसे बताऊंगा, मेरे साथ ये क्या क्या हो गया था। वो डॉक्टर सोचेंगे कि ऐसा कैसे कर दिया इसने, फिर वो मुझसे पूछेंगे कि तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरी घर में रिलेशनशिप कैसी है, फैमिली में रिलेशनशिप कैसी है, वगैरह वगैरह। तो पेशेंट कई तरह के क्वेश्चंस एंटिसिपेट कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि उन क्वेश्चंस के जवाब देने में उन्हें एम्बैरेसमेंट होगा। पेशेंट को एक्चुअली बहुत एम्बैरेसमेंट होता है नॉर्मली कि अरे ये उसने कैसे कर दिया, मतलब अरे उसका अपने आप से कंट्रोल कैसे ख़त्म हो गया, खुद की बॉडी से कंट्रोल कैसे ख़त्म हो गया, वो तो ऐसे बिहेव नहीं करता कभी, फिर उसने ऐसे बिहेव कैसे किया। तो इतनी झिझक आ जाती है पेशेंट्स को, नॉर्मली इतनी शर्म आ जाती है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, जिस वजह से बहुतों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो अगर आपके जानने वालों में भी कोई है जो इस तरह की कंडीशन से थोड़ा बहुत भी अफेक्ट है, तो आप प्लीज़ प्रमोट करिएगा कि एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, छुपाने का कोई मतलब नहीं है। उनका अपनी इस मेंटल हेल्थ कंडीशन में कोई से नहीं है, तो दे नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एडवाइस, और उन्हें मेडिकल गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करके चलना चाहिए, क्योंकि तभी वो पूरी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। वरना तो क्या है, पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर के चंगुल में हमेशा बंधे रहेंगे तो लाइफ कितनी अनसर्टेन हो जाएगी। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी कहते हैं, वो हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी, इसका मतलब कि पेशेंट को हमेशा ये लगता रहता है कि मुझे कभी भी पैनिक अटैक पड़ जाएगा, और इस थॉट प्रोसेस की वजह से, इस भावना की वजह से वो हमेशा एंग्जाइटी में रहता है। मतलब हमेशा मानसिक व्यग्रता रहती है, उधेड़-बुन चलती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी एक कंडीशन, एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसकी वजह से पेशेंट नॉर्मल अपनी लाइफ में, अपने काम में फोकस नहीं कर पाता। वो हमेशा एंग्जाइटी में रहता है, इस थॉट में रहता है कि मुझे फिर से कहीं पैनिक अटैक तो नहीं पड़ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ ये है कि पैनिक अटैक जब कभी पब्लिक प्लेसेस में पड़ता है या लोगों के बीच में पड़ता है, तो फिर मरीज़ को क्या होता है कि वो ऐसी जगहों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है पूरी तरह से। पब्लिक प्लेसेस में जाने को पूरी तरह अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट घर से बाहर निकलना ही अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। एक तरह का फोबिया मन में बैठ जाता है कि नहीं, मुझे घर से बाहर नहीं जाना, मुझे पब्लिक एनवायरनमेंट में नहीं जाना। जिस तरह की जगह पे उसे पैनिक अटैक पहले हुआ होता है, उस तरह की जगहों को वो पूरी तरह से अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। एगोराफोबिया कहते हैं इस कंडीशन को, कि जिसमें इंसान पब्लिक प्लेस में जाने से बिल्कुल अंदर से डरा हुआ होता है, उसे फोबिया हो जाता है। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं पैनिक अटैक के। दोस्तों, पैनिक अटैक को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। तो वैसे तो इसमें यही है कि अगर कोई ट्रिगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपके डॉक्टर या आपके डॉक्टर्स की टीम अगर मिलकर कोई ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर पा रही है, तो उस ट्रिगर को पूरी तरह से अवॉइड किया जाए। मतलब ऐसी सिचुएशन को, ऐसी थॉट प्रोसेस को हटा दिया जाए कि जिसकी वजह से पैनिक अटैक होने के चांसेस आपकी लाइफ में बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, इसके अलावा दोस्तों, नॉर्मली भी अपनी लाइफ में अपने दिमाग में स्ट्रेस कम से कम रखनी चाहिए। कैफ़ीन का इंटेक कम करना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उन सब चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक जाए,
ताकि आपके जो ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन ठीक से पहुंचेगी तो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक होगा, आपके सेल्स के अंदर इंजरीज कम से कम होंगी, इन्फ्लेमेशन कम से कम होगा। आपको डाइट हेल्दी लेनी चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हों, पूरी की पूरी बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी। कई बार डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो मेंटल वीकनेस स्टार्ट हो जाए, तो आपको डाइट ठीक लेनी है। साथ ही आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, किस किस कंडीशन में आपको डॉक्टर्स के पास तुरंत चले ही जाना चाहिए अगर आपको पैनिक अटैक से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सोने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कॉन्सेंट्रेट करने में या फोकस करने में, अगर आपके अंदर लगातार एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन बना हुआ है, तो आई एम श्योर आपको डॉक्टर के पास जाने में देर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपना घर छोड़ के बाहर जाने में एक फ़ोबिया हो गया है, एक डर बैठ गया अंदर, तो ये भी एक सिम्पटम है जिसमें कि आपको डॉक्टर से सलाह जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए। और अगर आपके जो पैनिक अटैक के सिम्पटम है दोस्तों, वो 15 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन के हैं, तो भी आई एम श्योर कि आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल एक मेडिकल एडवाइस, एक मेडिकल कंसल्टेशन ले लेना चाहिए, ताकि ये कंडीशन जो है ये जल्दी से जल्दी पकड़ में आए, क्योंकि ये हाईली ट्रीटेबल होती है। इसके सिम्टम्स कंट्रोल में आते हैं अगर ठीक से इलाज किया जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इस कंडीशन को अपने मन में रखें, छुपा के रखें और शर्म के मारे आप इसको ठीक से एक्सप्रेस ना करें। मेंटल हेल्थ कंडीशन है, पूरी तरह से ठीक हो सकती है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि ये कंडीशन आपके जीवन में आई, बट आ गई है। अब आपको इसका इलाज करना है, अब आपको इससे अपने आप से दूर भगाना है, ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सको, एक अच्छी लाइफ जी सको, एक पॉजिटिव होपफुल लाइफ जी सको।